सरकार भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही बनाएगी। देखिए, मुद्दा एक ही है। यहां पे बात हो रही है विकास की। दुनिया भर में 10वें स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें में बन गई है और कल ही किसी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 2027 तक हम विश्व भर की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे। शिखर सम्मेलन में एक और शानदार सेशन की शुरुआत होने जा रही है और बेहद खास मेहमान हमारे बीच परिचय के मोहताज नहीं है। मैं और मेरे सहयोगी नीरज, अब सवालों का तांता आपके सामने होगा। सर, हरदीप पुरी जी हमारे बीच मौजूद हैं क्योंकि देखिए, सरकार में उनका ओहदा बड़ा है, जिम्मेदारियां बड़ी हैं। एक सीरियस नेता हैं, एक सीरियस मंत्री हैं, 2 ऐसे मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है स्मार्ट भारत की सोच को आगे बढ़ाने की। और हरदीप जी, हमारे सेशन का नाम भी यही है। तो सबसे पहले तो क्योंकि चुनावों की दहलीज पर हम खड़े हैं, जनता मन बना चुकी है, आपके वादों को पर भरोसा करेंगी या फिर विपक्ष के दावों की। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि जीत की गारंटी आपके मुताबिक क्या है? इस बार अगर सरकार रिपीट होनी चाहिए तो आपके मुताबिक क्यों? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे मेरा सौभाग्य है कि ऐसे कार्यक्रम में मुझे कभी कभी बुलाया जाता है, निमंत्रण मिलता है, पर पहली बारी वी आर गेटिंग 2 फॉर द प्राइस ऑफ 1। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपका जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 10 साल के बाद तीसरी टर्म में अगर आज हम में से कोई भी ये कह रहा है कि क्या मोदी जी को दोबारा बनानी चाहिए कि नहीं, मैं समझता हूं कि वो रेलगाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है। सरकार भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही बनाएगी। इस समय सवाल वो नहीं है कि बनेगी या नहीं बनेगी। इस समय देश की जनता के सामने सवाल क्या है कि चुनाव किन मुद्दों पे होंगे और भारतीय जनता पार्टी किस किस्म का प्रोग्राम जनता के सामने ला रही है। मुझे लगता है उसका नैरेटिव ऑलरेडी बन चुका है। एक विकसित भारत बनने जा रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए एक संकल्प यात्रा हुई है और जो केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं उनकी गारंटी ऑलरेडी दे चुके हैं हम लोग। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि उनकी गारंटी है। और देखिए, मेरी तो थोड़ी जरा आयु ज्यादा हो गई है। मैं 39 इयर्स सिविल सर्वेंट था। मैं 6 साल उसके बाद यूएन और इंटरनेशनल थिंक टैंक सर्कल्स में रहा। 7 साल मुझे मंत्री बनने हो गए। मैंने पहली बारी अपनी जिंदगी में यह देखा है फर्स्ट हैंड कि जो केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी हैं, लाभार्थियों को नहीं सरकार के पास आना पड़ रहा है। सरकार हर एक गांव में जाके, हर एक शहर में जाके, टियर 2, 3 सिटीज में, रूरल एरियाज में जाके पूछ रही है लोगों से, इस योजना का आपको लाभ मिला है कि नहीं, और अगर आपको नहीं मिला तो हम आपसे फॉर्म भरवाएंगे। सो दिस इज गवर्नेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। तो यही मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का मॉडल है कि जो विकास का काम हुआ है इसको मैं गुड गवर्नेंस कहूंगा। और उन्होंने यह भी साबित कर दिया है कि गुड गवर्नेंस इज ऑल्सो गुड पॉलिटिक्स। सो अभी सवाल यह है कि 2024, अभी 21 दिन रहते हैं पहले राउंड में और 60 दिन से ज्यादा रहते हैं फाइनल पोलिंग में 2 जून को। मुझे तो कोई डाउट पर्सनली नहीं है। इट इज टू अर्ली टू से कि एग्जैक्टली 400 से कितने ऊपर होंगे, पर जिस तरीके से हम चल रहे हैं और थोड़ी सी उसमें सहायता हमारे ये जो विरोधी दल हैं वो भी हमारी सहायता कर रहे हैं थोड़ी सी, इसलिए मैं समझता हूं इसकी बार 400 पार तो है, पर कितना 400 से ऊपर पार होगा उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। तो हरदीप जी कोई मुद्दे ही नहीं मानते इस चुनाव के? नहीं, मुद्दे तो हैं। आपने कहा ना, मुद्दे तो हैं कि ये मूर्खता के 3 स्केल होते हैं, साधारण लेवल, असाधारण लेवल और चक्रवर्ती लेवल। आप ये तय करिए आप उसमें से कौन से लेवल पे जुड़ना चाहते हैं।
एक मैंने ये कहां चक्रवर्ती क्लास मूर्खता की बात कहां कही थी पहली बार। एक मुझे अपनी पार्टी की तरफ से एक निमंत्रण मिला कि आप आइए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। जैसे ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा था, किसी ने, हमारे किसी सहयोगी ने एक मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि कोई 100 सिविल सर्वेंट है जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट पे साइन किया है, 100 ने, जिसमें से कई कैबिनेट सेक्रेटरी थे, रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी थे। उन्होंने क्या लिखा था उसमें कि आप बिल्कुल कर्तव्य पथ नहीं बनाइए, क्यों, इसमें ग्रीन कवर कम हो जाएगा, आप ये मत करिए, वो मत करिए। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरू में होने में, और जब से मेरे को मिला, मैंने एक दो मेरे मित्र थे, मैंने कहा आपने, कहते नहीं हमने साइन नहीं किया। मैंने कहा दस्तखत तो आपका लग रहा। बाद में कहा जी हमारे पास तो कोई लाया था, कहा कि ये मोदी सरकार बड़ी राइट विंग है, बड़ी खराब है, डॉक्यूमेंट साइन कर दो। बहुतों ने साइन कर दिया, बाद में वो शर्मिंदा हुए। देखिए मुद्दा एक ही है, यहां पे बात हो रही है विकास की, यहां पे बात हो रही है गति शक्ति, तेजी से विकास करने की। हम दुनिया भर में 10वें स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें में बन गई है। और कल ही किसी ने एक स्टेटमेंट दी है, पढ़े लिखे आदमी ने, कि 2027 तक हम विश्व भर की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे। एक तरफ हम ये बातें कर रहे हैं और दूसरे आपके मीन्स मेरे भी जो हमारे सहयोगी हैं एक तरह से, वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। कास्ट सेंसस के बाद आप उनकी स्पीचेस सुनिए। अभी कोई क्लिप ले लीजिए, मैं आपको दावे से कहता हूं, कोई भी हमारे में से बैठ, कोई भी स्टेटमेंट उनके पब्लिक प्लेटफॉर्म में अगर वो 30 मिनट बोलते हैं, आप उसमें से 30 मिनट में से कोई 5 मिनट ले लीजिए और 2.5 मिनट का क्लिप बना दीजिए। अगर आपको उनकी बात समझ आ जाए तो मैं आई विल ईट माई वर्ड्स। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है, आपका ये कहना है? मुद्दों की कमी नहीं है, मूर्खता के मुद्दे ला रहे हैं। अब मैं एक बताता हूं, एक हमारे आपके ये फेवरेट चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, ये इससे हमारी नौकरियां छीनी जाएंगी, ये सीए आ गया, हिंदुओं की नौकरियां छीनी जाएंगी, मुसलमान ले जाएंगे, ये कर देंगे, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। तो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, मैंने कहा भाई एक विभाजन हुआ था 1947 में, याद है आपको? उस विभाजन के कारण डेमोग्राफिक शिफ्ट हुई थी बड़ी। मेरे परिवार में, मेरे मदर के साइड में लोग पेशावर में रहते थे, पेशावर से वो भाग के आए, देहरादून आए, फिर दिल्ली में सेटल हुए। मेरे फादर के साइड में रावलपिंडी में रहते थे। मेरे फादर तो लास्ट जो फ्रंटियर मेल आती है लाहौर से, उस पर चढ़ के आए विद जस्ट शर्ट ऑन हिज बैक। तो विभाजन हुआ था, कुछ लोग रह गए थे क्योंकि उनमें कैपेसिटी नहीं थी शिफ्ट करने की। उस समय पाकिस्तान जो अब बना है, उस समय हिंदुओं की जनसंख्या शायद 24% थी या कम थी, बांग्लादेश में भी वहां इतनी थी। अब इतने साल के बाद 1947 को लेके आइए, आज तक 1% रह गई है। अफगानिस्तान में भी यही था। और ये क्या बात करते हैं लोग, इसमें कोई रिलीजियस एंगल, अरे रिलीजियस एंगल कहां है? अब पाकिस्तान में मुसलमानों के खिलाफ थोड़ी ना विक्टिमाइजेशन होगा, उनका होगा, वो जो माइनॉरिटीज का होगा। और वो सीए के पहले भी आया, हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसको छोड़ दीजिए। आपको फॉल्स नैरेटिव बनाना, आप कुछ नैरेटिव बना दीजिए, कहानी बना दीजिए, पर टोटल नंबर्स कितने हैं? 1955 से मैंने देखा कितने लोगों ने अप्लाई किया। और ये केजरीवाल जी हमारी नौकरी छीन लेंगे। ओ अंकिल, वो बंदे जो आए हैं वो आपकी नौकरी नहीं, वो अपना व्यापार साथ लेके आए हैं। ठीक है, आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। और लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपने सीए का भी जिक्र किया, वो याद है वो तस्वीर जो काफी वायरल हुई थी जब अफगानिस्तान में भारतीय फंसे थे। उस दौरान आप सर पर गुरु ग्रंथ साहिब जी को रखकर जब लाए थे, काफी सराहा गया उसे, उस वीडियो की तारीफ भी काफी हुई। उस दौरान भारतीयों का बहुत जोरदार तरीके से यहां स्वागत हुआ था जो वापस आए। अब सीए चुनाव से एन वक्त पहले लाया गया। आप एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए पहले, आप उसकी क्या तैयारी की जा रही है? क्योंकि देखिए तैयार विपक्ष भी है, विपक्ष उसका पुरजोर तरीके से विरोध अब भी कर रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि कई राज्यों में तो लागू भी नहीं होने दिया जाएगा। तो उसकी क्या तैयारी है? मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस पे मत जाइए आप। मैं आपको, मेरा कोई इरादा नहीं है आपको अपने फ्री फ्लो जो आपका चल रहा रोकने में। ये थोड़ा सा मैं रिएक्ट कर जाता हूं बातें सुनते हुए। देखिए ऐसा है, ये कानून कब पास हुआ, कानून को पास करने के बाद क्या तैयारी करनी चाहिए, इन चीजों पे हमें थोड़ी चर्चा और गौर से रिफ्लेक्ट करना होगा। अब जैसे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट, मैं एक उदाहरण दे दूं। एक निर्णय लिया और पार्लियामेंट में
इसका स्वागत हुआ, ये लेजिस्लेशन बनी कि 33% से अधिक रिजर्वेशन होगी स्टेट असेंबली में और नेशनल लेजिस्लेचर में। पर मैडम, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको यह भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि 2 साल महामारी के कारण काफी चीजें रुकी। जो सेंसस होना चाहिए था और सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन होनी चाहिए, उस पर समय लगेगा। तो हमने निर्णय तो ले लिया, बट अगर वो निर्णय नहीं लेते तो ना आपके उसकी सेंसस, अब सेंसस होगा, जल्दी होगा, उसके बाद कंस्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन होगी, फिर जो 543 सीटें उस पर 33.3% बढ़ेंगी। तो ये सीएए में भी आप जो इंप्लीमेंटिंग रूल्स बनाते हैं, सब करते हैं। देखिए, अगर हम एक ड्राइंग रूम फॉर्मेट में डिसीजंस ले लें और इंप्लीमेंट कर दें, तब तो देश चलेगा नहीं। और आप देखिए, मैं 39 इयर्स मैं सिविल सर्वेंट रहा हूं, ऐसे हमने रिफॉर्म्स किए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और अभी करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं 10 साल में जो काम हुआ उसके आंकड़े तो पब्लिक डोमेन में है, पर जो अगले 5 साल में होने जा रहा है, आप ये तभी हो सकता है कि स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होगी। आप एकदम बहुत रेवोल्यूशनरी चेंजेस चाहें कि एकदम आ जाएं जिसमें ग्राउंड वर्क प्रिपरेशन हुई नहीं है। 370 में भी यही था, सीए में भी है, ये विमेन्स रिजर्वेशन बिल में भी है। आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट टू विमेन लेड डेवलपमेंट। सारी हमारी योजनाओं में महिलाओं का मालिकाना हक किसका है? अगर 3 करोड़ 3.5 करोड़ आवास सैंक्शन हुए, उसमें से 80% में घर का जो टाइटल है महिला के और बहन के नाम पे है। शौचालय बने हैं 11 करोड़, उससे किसका फायदा हुआ है? डिग्निटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड का। ऐसे आप देख लीजिए बाकी हमारी जो योजनाएं हैं। तो ये काम एक विजन के अनुसार स्टेजेस में हुआ है। अब देखिए, ट्रिपल तलाक फॉर इंस्टेंस, आप एक सोसाइटी में एकदम जब गाड़ी चल रही हो तो उसको एकदम गियर नहीं बदल सकते। आपको गाड़ी को थोड़ा सा कंट्रोल में लाके, क्लच दबा के, गियर बदल के, ये हमारी सरकार की सफलता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बताता हूं, अभी मैंने देखा आज सुबह बिल गेट्स के साथ उन्होंने एक चर्चा की। मेरा पहला रिएक्शन था लक्ष्मी जी को, मैंने कहा मेरे को बताइए, दुनिया में कोई और इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट है जो ऐसे सब्जेक्ट्स पे, क्या है, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट और पर्सनल एक्सपीरियंस, इसको कैसे यूज किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी उस डायलॉग में उनको बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से हम जो हमारे यहां टीचर्स की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। फिर हमें एआई से कितना सावधान रहना चाहिए, चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है। मैं बताइए, और दुनिया में मैं तो 39 इयर्स फॉरेन सर्विस में रहा हूं, कितने लोग ऐसी कॉन्वर्सेशन, क्योंकि उनका हैंड्स ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस है। स्टेट में था, गुजरात में था, उसके पहले जब प्रचारक थे तब का है, और आज 10 साल में जो उन्होंने किया है, और मैं समझता हूं आने वाले 5 सालों में और होगा। यह है असली इलेक्शन का कॉन्टेक्स्ट सेटिंग। देखिए हरदीप जी, चूंकि आप पेट्रोलियम मंत्री भी हैं और आपने गाड़ियों का जिक्र भी किया, तो आपको लगता नहीं कि लोगों को गाड़ियां चलाना बड़ा महंगा हो गया और जब चुनाव आता है तो आप 2-2 रुपए कम कर देते हैं? विपक्ष भी इसी बात पे हमला कर रहा है आप पे कि चुनावी मौसम आते ही आपने पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए। कल मैं एक ऐसे ही प्रोग्राम में गया था, तो मैंने, वो जो एंकर थी, मैंने पूछा, मैंने कहा आपको एनर्जी सिक्योरिटी में इश्यू है? कहता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मेरे को पता है आप क्या जवाब देंगे, तो मेरे को पॉलिटिक्स डिस्कस कर। मैंने कहा तो पॉलिटिक्स डिस्कस कर लो। देखिए, गाड़ी चलानी अगर महंगी पड़ रही है तो ये बताइए, गाड़ियां सड़क पे 20% 25% क्यों उनकी पॉपुलेशन गाड़ियों की बढ़ रही है? नंबर 1। आप दुनिया भर के प्राइसेस देख लीजिए, भारत एक देश है जब पिछले 2 साल में प्राइसेस पेट्रोल और डीजल के कम हुए हैं, और 2 रुपए क्यों हमने बढ़ाया? मैं आपकी कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर दूं। नवंबर 2021 में सर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय लिया कि हम केंद्रीय सरकार की तरफ से जो एक्साइज लेवी होती है उसको हम कम करेंगे।
और भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने अपना वैट कम किया। और नवंबर 21 में जो हमने निर्णय लिया, मई 2022 में एक और निर्णय लिया, दोनों में से कारण 13 रुपए और 16 रुपए या 16 रुपए और 13 रुपए पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ। इस ऐसे समय जब अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ते गए, अब पीछे क्या हुआ, पीछे दाम अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल का दाम देखिए, हम एक दिन में 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल इस्तेमाल करते हैं, रिफाइनरीज में भेजते हैं, और भाई साहब 85% इंपोर्ट होता है। तो जो इंटरनेशनल प्राइस है वो प्राइस डिटरमिन करेगी, पर हमने फिर भी उसको नीचे लाया। अब इश्यू ये है कि 2 रुपए इस चुनाव के पहले बढ़ा, पर 16 रुपए और 13 रुपए तो 2021 में भी कम किया था, 2000 मई में भी कम किया था। तो आज स्थिति यह है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे पेट्रोल और डीजल का प्राइस पिछले 2-3 सालों में कम हुआ है। अब क्या सिचुएशन है, जब हमने 2 रुपए का निर्णय लिया कम करने का, इंटरनेशनल प्राइस उस समय 82 पे था बैरल ऑफ ऑयल, आज 86 पे है। अगर मान लीजिए रेड सी में कोई अटैक हो जाता है, हमारे पे क्या असर होता है? वो जो शिपिंग कंपनीज वो कहेंगे जी हमारा तो रूट जो है डायरेक्ट वो नहीं ले सकते, हमें तो आया केप ऑफ गुड होप आएंगे और हमारा इंश्योरेंस चेक भी बढ़ा। इसके बावजूद हमने 2 रुपया लिया। पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, यह चर्चा कहां से आती है? आप जैसे सीनियर एंकर से आती है, क्योंकि आपकी हमेशा कोशिश रहती है कि पेट्रोल और डीजल और कम हो, और मैं इसमें आपके साथ हूं। अगर मेरा बस चला तो इसको और भी नीचे ले आएंगे, पर चुनाव के दौरान तो वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, क्या मैं कह नहीं सकता कुछ, पर मुझे उम्मीद है कि अगर इंटरनेशनल सिचुएशन बिनाइन रही तो और भी नीचे आएंगे। ये बिल्कुल नीरज ने आम आदमी से जुड़ा हुआ सवाल किया, और यहां पर अगर आप वाला आम, शीश महल वाला आम या नॉर्मल आम? कॉमन मैन। कॉमन मैन, ठीक है। कॉमन मैन से जुड़ा हुआ ये सवाल था, और इसी को एक थोड़ा और इसमें मैं जोड़ती हूं, उज्ज्वला योजना से जुड़ा हुआ सवाल है, जो आपकी एक महत्वाकांक्षी योजना है। आप हर मंच से हर जगह जब भी जनता के बीच जाते हैं तो उसका जिक्र करते हैं, लेकिन विपक्ष एक तो ऑयल की बढ़ती हुई कीमतों पर भी सवाल उठा रहा है, सवाल उज्ज्वला योजना पर भी है कि सिलेंडर तो आपने दे दिया, लेकिन उसको रिफिल कैसे कराएं? वो इतना महंगा है, वो भी जेब पर भारी पड़ता है। देखिए, विपक्ष अगर इस मुद्दे पे ना बोले तो अच्छा है, क्योंकि एक विपक्ष के नेता है, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, एंड नो प्राइज फॉर गेसिंग। हमारे जमाने में गैस का सिलेंडर इतने का था, और मैंने कहा अंकल आपके जमाने में तो गैस का सिलेंडर था ही नहीं। 1950s में गैस के सिलेंडर आए। आई केम इन टू द वर्ल्ड इन 1952। जब मैं आया सर, हमारे अंगीठी लगती थी। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, अंगीठी लगती थी। जब तक मैं कॉलेज में पहुंचा 1968 में या 67 में, 15 साल की उम्र पे, उस समय भी गैस सिलेंडर बड़े रेयर थे। आपको सिफारिश करनी पड़ती थी, आपको जाके, और कई चीजें मैं बताना नहीं चाहता ऐसे मंच पे। फास्ट फॉरवर्ड करता हूं, 2014 में मैडम, देश भर की आप जनसंख्या देख लो, 14 करोड़ थे कनेक्शन टोटल। इट इज नॉट इवन 50% ऑफ कवरेज, नॉट इवन 50% ऑफ कवरेज। ये है 1947 से लेके 2014 की स्टोरी। 2014 में आए मोदी जी, 2 काम हुए। ये 14 करोड़ का जो आंकड़ा है ये 32 करोड़ बन गया। हमने पाइप्ड गैस शुरू कर दी। पाइप्ड गैस मींस जो आपके किचन में डायरेक्ट आती है विदाउट द सिलेंडर। मैडम 25 लाख कनेक्शन थे 2014 में, आज वो 1 करोड़ 25 लाख है। हमारे पास 14,000 किलोमीटर हमारे पास पाइपलाइन थी 2014 में। हमें 33,000 किलोमीटर पाइपलाइन बनानी है, वो 14,000 उठ के बन के 22,600 किलोमीटर ऑलरेडी बन गई है, और आने वाले समय में इसको हम पूरा 33,000 कर देंगे। सीजीडी, उसके बारे में ना 100% कवरेज कर दी हमने देश की। पर एक सवाल यह उठता है, जब मोदी जी आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जिन हमारे भाइयों और बहनों को सिलेंडर की सब्सिडी नहीं चाहिए उनको गिव अप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 62,000 करोड़ सब्सिडी में दिया जा रहा था, 62,000 करोड़ वो लोगों ने किया। अब 62,000 करोड़ से हम पहले 0 पे आए। अब क्या है
गैस का सिलेंडर जो है पहले 1100 का बिकता था, फिर उसको हमने 900 का किया, फिर हमने उसको 800 का किया, फिर हमने 300 रुपए उज्ज्वला को सब्सिडी दी, और आज उज्ज्वला का सिलेंडर 503 रुपए का बिकता है। आपके कहते हैं सिलेंडर भर नहीं सकते, मैं बताता हूं। जब ये शुरुआत हुई तो मुफ्त सिलेंडर लेने के बाद बैठ गए। अब एक नॉर्मल फैमिली जो है, विच मीन्स मम्मी पापा एंड टीटू पप्पी, 4 लोग, कितनी सिलेंडर लगते हैं? 4 लगते हैं। उज्ज्वला की आपको पता है यूटिलाइजेशन कितनी है? 3.83। तो मैक्सिमम पे तो ऑलरेडी पहुंच गए हैं, और ये 500 रुपए का सिलेंडर। दूसरा ये क्या करते हैं, एक वो देते हैं कुकटॉप, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद सिलेंडर देते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद आपने, और ये सिलेंडर की सब्सिडी कब दी जा रही है? इसी समय जिस समय 80 करोड़ से अधिक हमारे बहनों और भाइयों को दिन में 3 समय का ड्राई राशन मुफ्त दिया जा रहा है, और अगले 5 साल दिया जाएगा। तो आपको फ्री राशन, उज्ज्वला सिलेंडर, और मैं आपको एक और इसकी इस विशेष आंकड़ा बता दूं। इस समय जहां तक मुझे याद है, पर मेरे साथी करेक्ट करेंगे, 2016 में हमारी ये स्कीम चालू हुई थी उज्ज्वला की। 10 करोड़ 28 लाख उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए हैं, और इसमें 80% रूरल एरियाज में। देखिए अर्बन एरियाज में तो आपको मिल जाता है। तो ये जो कहते हैं हमारे जमाने में सिलेंडर कितना इतने का बिकता, अरे आपके जमाने में सिलेंडर था नहीं। आपको जांच करनी चाहिए कि 62,000 करोड़ जो सब्सिडी देते थे, अगर सिलेंडर था नहीं, वो 62,000 की सब्सिडी कहां गए? आज वो रो रहे हैं कि हमारे अकाउंट इन्होंने इनकम टैक्स नोटिस भेज दिया। अरे भाई, इनकम टैक्स, अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा। अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो क्या होगा? तो ये इनका नैरेटिव, मुझे लगता है इनका वो जो क्या, ये शब्द क्या होता है, खुलासा, इनका खुलासा रोज हो रहा है। तो थोड़ी सी इनकी सहायता मिली तो वो 400 से और भी ज्यादा पार हो जाएगा। हरदीप जी, आपके पास चूंकि 2 बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। दूसरा जो मंत्रालय है शहरी विकास, उस मंत्रालय से जुड़ा एक मामला था 4थी फेज का मेट्रो जो डिले हुआ। आम आदमी पार्टी का कहना यह था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे रिलीज नहीं किए, इसी वजह से डिले हुए। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जो केजरीवाल कहता है उसकी 100% ऑपोजिट वो सच्चाई होती है। मैंने एक बार कहा, मैंने कहा केजरीवाल जी, प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत सफल हो रही है देश भर में, तो बताइए मुझे क्या करना है इसमें? मैंने कहा लागू करो यहां। मैंने कहा केजरीवाल जी, ये आयुष्मान भारत योजना जो है बहुत सफल हो रही है। आज 60 लाख हमारे बहनों भाइयों को 5 लाख रुपए सालाना जो मिलता है, वो दिल्ली में लोगों को नहीं मिलता। अगर मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं तो मैं हिमाचल प्रदेश का कार्ड लाकर यूज, दिल्ली सरकार नहीं देती। भाई साहब, मैं आपको एक छोटा सा बता दूं, एक RRTS, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, सुपर फास्ट मॉडर्न, ये मेट्रो से भी आगे है। मेट्रो पे भी मैं कुछ आंकड़े देता हूं, अभी आता हूं 2 मिनट में। तो इनका जो शेयर है मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, कोई 1000 करोड़ के करीब बैठता है। इन्होंने बहुत देर दिया नहीं। मैंने इनको एक मैसेज भेजा, और ये मैं आज पहली बार कह रहा हूं। मैंने कहा जी अंकल, देना तो दो, नहीं तो मैं आपको इसमें से निकालता हूं, और हम केंद्रीय सरकार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया, और इन्होंने शायद अभी 226 करोड़ या कितना 400 करोड़ टोटल इन्होंने उसमें से दिया है। वो मेरे कहने पे नहीं, वो दूसरी बात है कि उनको स्कीम में दिखा। देखिए ऐसा है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना को कुछ करिए। कहती है देखिए ऐसा है, हर एक अधिकारी के घर के साथ 10-15 वो सर्वेंट क्वार्टर होते हैं। ऐसे करते हैं, सर्वेंट क्वार्टर का नंबर बढ़ा देते हैं। अब मैंने कहा मेरे अंकल, मैं तो सर्वेंट क्वार्टर में जो रहता है उसको तो मैं प्रॉपर प्रधानमंत्री आवास योजना चाहता हूं, आप उसको वहीं रखना चाहते हो। यह है फर्क भारतीय जनता पार्टी में और आम आदमी पार्टी में। चलिए, अब आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल का जिक्र भी आप कर चुके हैं, तो उन्हीं से जुड़ा हुआ मेरा सवाल, अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट के कई खास मंत्री इस वक्त जेल में हैं। आजकल स्टेट हॉस्पिटैलिटी पे है, वो आप सरकार के मेहमान है वो। हरदीप जी, लेकिन उनका ये आरोप है कि आप लोग उनसे इतना डर गए। बाकायदा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन लोगों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डीपी चेंज करके ये लगाया कि प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा डर अरविंद केजरीवाल। मैंने केजरीवाल जी को, ये अक्सर मेरे पास आया करते थे क्योंकि मैं शहरी विकास मंत्रालय से जुड़ा हुआ हूं पिछले 7 साल से, तो मेरे पास आते थे। मैंने कहा केजरीवाल जी एक काम करना, आपने जो भी पॉलिटिक्स करनी है, आम आदमी को खास बनाना है,
खास आदमी को आम बनाना है, शीशमाल बना, जो आप वो करिए। जब आप मोदी जी के खिलाफ बात करते हो, मैंने आपका ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, आप जहां पे होते हो उससे कई पोजीशन गिरते हो, और मोदी जी के कोई असर नहीं हो रहा। मोदी जी का जो उनकी लोकप्रियता है, उनकी स्टैंडिंग जो है, मैंने कहा वो इंडिया में नहीं, वो तो विश्व में। आप क्या बोल रहे हो? इसलिए केजरीवाल जी जो भी बोलते हैं, मैं समझता हूं इनका जो, अब मैं एस्ट्रोलॉजिकल और इन चीजों में जाना नहीं चाहता हूं, मैं समझता हूं फंस गए इस बार फंस गए। और ऐसा है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मुझे राजनीति से कुछ नहीं लेना, मैं मफलर पहनूंगा, मैं लाल बत्ती नहीं लगाऊंगा। राजनीतिक दल भी बना लिया। अन्ना हजारे जी के आंदोलन के दौरान क्या बोला? बोले कि हम शराब के खिलाफ हैं। राजनीतिक दल भी बना लिया, शराब का घोटाला भी कर लिया। और अगर आप कट्टर ईमानदारी है तो कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आपसे बात करना चाहती है तो बात करिए। 9 बार समन्स हुआ, नवंबर 2023 से लेके 9th टाइम पे ईडी के लोग डर हम रहे हैं उनसे। आपका सवाल हैं कि आप लोगों को कुछ मिला भी तो नहीं ना, जांच एजेंसी अरे कौन ये तो ये पैसे की अभी तक कोई सामने नहीं आया, कोई रिकॉर्ड उनका ये मनी ट्रेल नहीं मिला। मनी ट्रेल ऐसा है, मैं मनी ट्रेल की बात अगर आप कर ही रहे तो मैं बता दूं 2-3 चीजें। एक कांग्रेस का नेता था, उसके घर में पता नहीं कोई किसी शराब का काम करता था, 350 करोड़ मिले थे उसके घर में, उस कहीं बिहार में। हाँ, वेस्ट बंगाल में एक नेता था, वो क्या कह रहा था कि मैं तो कुछ नहीं किया, और वो कोई रिक्रूटमेंट का स्कैम था कि अगर मान लो 20 लोगों को आपने इंटरव्यू किया तो 2 नंबर पे था, उसको नहीं आपने रिक्रूट किया, 16 नंबर वाले से पैसे लेके आपने अपॉइंट कर दिया। हमने नहीं शुरू किया था, ये कोर्ट डायरेक्टेड था। इनका कहना यह है कि आपने रेड की है पर मेरे घर में पैसे नहीं मिले, पर ये पैसे कहां गए उस पर थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए इस पे। और ऐसा है कि अगर आपने आगे लोग आके इस पे एविडेंस दे रहे हैं और जो भी बातें कर रहे हैं उसको लेट्स स्टार्ट। अगर आप आते पहली बार, अगर आप कहते मेरे घर में पैसे नहीं रखे तो हम आपसे पूछ लेते आपने कहां छिपाए हैं, पर आपने मौका ही नहीं दिया। हरदीप जी, चूंकि आप ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और इस समय ईडी की कस्टडी में है अरविंद केजरीवाल जी, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली में संवैधानिक संकट है? क्योंकि सरकार तो मुख्यमंत्री से ही चलती है और मुख्यमंत्री ईडी की कस्टडी में है। आपके जो एलजी साहब हैं वो कह चुके हैं कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। तो एज ए ब्यूरोक्रेट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें सही क्या है? मैं आपसे कहना क्या आपकी क्या राय है? देखिए ऐसा है, एलजी साहब जो है ना अभी ब्यूरोक्रेट और एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैं ब्यूरोक्रेट रहा नहीं। अब मेरा रिएक्शन पॉलिटिकल होता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये तो सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर इज इन जेल बिकॉज ऑफ लिकर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इज इन जेल, और उनके बारे में कह रहे हो होली के समय वो 3 अंदर थे, अब कह रहे मैं भी आपका साथ दे रहा हूं, मैं भी आ गया हूं साथ में। देखिए मेरा पॉलिटिकल रिएक्शन है, ये कुछ पॉलिटिकल ट्रेडिशंस बनी हुई हैं। पुराने जमाने में भाई साहब, अगर कोई मान लीजिए किसी मंत्रालय में कोई दुर्घटना हो जाती है तो मंत्री वेट नहीं करता, वो कहता है आई ओन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम स्टेपिंग डाउन, आफ्टर माई नेम इज क्लियर्ड आई विल कम बैक। यहां उल्टा है, यहां उल्टा है। अरे भाई, कोर्ट्स, एजेंसीज, और हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर वन ऑफ द मोस्ट इंडिपेंडेंट एंड वाइब्रेंट जुडिशरीज। नहीं, वो जुडिशरी भी आपके, अरे मेरे भाई वो इलेक्टोरल बॉन्ड में तो उन्होंने हमारी क्लास ले ली। और मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बात अब बाहर आएगी, एकदम देखेंगे। हमारी 303 सीटें हैं और हमें 6000 करोड़ मिला है। एक छोटी सी पार्टी जिनका एक ही स्टेट में, उनको 1600 करोड़ मिला है। ये तो बड़ा अनइवन है, हमें ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और भी चीजें खुलकर सामने आएगी, और समय क्योंकि अब हमारे पास कम हो गया है नीरज, हमें वाइंड अप करना है। और आप हमारे बीच इस मंच पर आए, अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर, बहुत बहुत धन्यवाद हरदीप सिंह पुरी जी। मेरे बिजी शेड्यूल, जब ऐसा करिए कार्यक्रम मुझे बुलाइए। बिल्कुल सर, और कोई काम होगा नहीं होगा मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।